बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांगर साहब, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। बड़ी खबर आज की, जो संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होने हैं वो अब से थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह रखेंगे लोकसभा के सामने, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री तक अगर वो किसी आरोप में जिसमें 5 साल न्यूनतम सजा का प्रावधान हो, अगर पुलिस कस्टडी में 30 दिन उनको हो जाते हैं तो 31वें दिन अपने आप वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, ये माना जाएगा। ये आज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और हमने इस पर लंबी चर्चा शुरुआत में की थी कि इसकी जरूरत तब सबसे पहले महसूस हुई अभी जब अरविंद केजरीवाल इतने दिन जेल में रहे शराब घोटाले के मामले में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा उन्होंने बहुत बाद में जाकर के दिया, तो देश भर में यह बहस थी कि क्या कोई मुख्यमंत्री इतने लंबे वक्त जेल में रहते हुए सरकार चला सकता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा और उन्होंने खुद कहा, हां मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा, और कई दिनों तक उन्होंने ऐसा किया। तो यह मामला अदालत तक भी गया, लेकिन वहां से भी इसका कोई निर्णय चूंकि नहीं हो पाया। अब सरकार इसी ग्रे एरिया को एड्रेस करने के लिए यह कानून बिल लेकर के आ रही है, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये बिल संसद की संयुक्त समिति को भी भेजे जाएंगे, जेपीसी के पास भेजे जाएंगे, और उसके बाद लंबी चर्चा के बाद इसको फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा जब इस पर वोटिंग होगी। लेकिन आज ये केवल लोकसभा में पेश होंगे और उसके बाद इनको जेपीसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। ऑपोजिशन ने, हमने आपको दिखाया ही, इस पर पहले से ही तलवारें बाहर निकाल ली और कहा है कि ये तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करने की, गिराने की साजिश है, और ये टूल, एक हथियार के तौर पर अब एजेंसियों को दे दिया जाएगा। किसी पर भी आरोप लगा दिया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री पर लगा दो, चाहे उसकी पूरी कैबिनेट पर लगा दो, 30 दिन उसको जेल में रखो गंभीर अपराध के आरोप में, और उसके बाद उसकी सरकार को गिरा दो। और किसी ने यह भी कहा कि ये 30 दिन की मोहलत जोड़ तोड़ करने के लिए मिल जाएगी, कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट में रखो और फिर वहां उसके साथ आप मोल भाव कीजिए सरकार बदलने के लिए, और इसका इस्तेमाल एजेंसियों के जरिए बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। एनीवे, अब ये लोकसभा में पेश होगा, 2 बज गए, किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू होती होगी। समीर जी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी कानून अगर पास होता है तो उसके हमेशा प्लस और माइनस रहता है। किसी भी कानून के आप गलत उपयोग की संभावना बनी रहती है, लेकिन इस आधार पर कि भाई किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी संभावना है, इसलिए वो कानून न लाया जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि अब ये जाएगा जेपीसी को, लेकिन जो रुख दिखा, ये इसके पास होने की संभावना है। 100% पास होगा। सरकार बहुमत में है, और जेपीसी में सरकार इसलिए भेज रही है कि भाई सब अपना इसके अंदर जिसको कोई संशोधन करवाना है, कोई अपने विचार वो दीजिए, मानना ना मानना तो सरकार के ऊपर है। जरूर थोड़ी कि जो सब जेपीसी में जो विचार आएंगे सरकार मानी जाएगी। सरकार को लगेगा कि कोई अच्छा ओपिनियन है, कोई अच्छी सलाह है, सरकार उसे कंसिडर करेगी, और सरकार इसे व्यापक चर्चा के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में से पार। सर, गृह मंत्री खड़े हो गए लोकसभा में बोलने के लिए। संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। कर दिया। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive and bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies.
The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained, detention and administrative action doesn't require an offense to be made. Sir, the Chief Minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honorable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. Tiwari. Speaker, sir, I rise to oppose the introduction of these three bills under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. There should be rule of law. और उस rule of law, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता. You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number three, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है. मेरे दो बिंदु और हैं, मुझे कृपया. चौथा, on the fourth ground is it opens. प्लीज, माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं. अध्यक्ष जी, बिल्कुल. जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करते, अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए. जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है. एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं. और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए. मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं. दिस बिल, मिस्टर स्पीकर, से एक मिनट. आपने कानूनन बात की, तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में. बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी. आपको डिटेल में चर्चा. मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं. This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए. एन के प्रेमचंदन. स्पीकर सर,
I strongly oppose the bill, 130th Constitutional Amendment Bill, as well as the other two bills. लोकसभा में हंगामा हो रहा है। गृह मंत्री ने पेश कर दिए हैं ये 3 संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत अगर देश का प्रधानमंत्री भी, कोई मुख्यमंत्री भी, कोई मंत्री 30 दिन से ज्यादा किसी आरोप में हिरासत में रहता है, जिस आरोप में 5 साल की सजा का प्रावधान हो, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। फिर आपको बता दें, जैसे अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से कई दिनों तक अपनी सरकार चलाई, उनसे मांग होती रही कि वो जेल में गए, अपनी पार्टी के किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन उन्होंने कहा मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। ऐसे मामलों में क्या करें, संविधान इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता, इसीलिए ये संविधान संशोधन बिल जो है वो लाए गए हैं। अब ओवैसी साहब ने कहा ये तो हिटलर के गिस्टापो वाला मामला है, ये देश की डेमोक्रेसी पर प्रहार है। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए, उससे उन्होंने जो कहा मैं आपको बताऊं, उससे मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मैंने पूछा भी कि कांग्रेस बोल रही है तो विरोध कौन कर रहा है, जो पीछे लोग चिल्ला रहे हैं वो कौन है? भाई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति तो खड़ा होकर के डिटेल में अपनी बात कही, उन्होंने 5 पॉइंट बताए, मैं क्यों विरोध कर रहा हूं इस विधेयक का, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अमित शाह दोबारा बोल रहे हैं, सांसदों की बनेगी जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। संविधान का मत तोड़ो। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being contained. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that is disqualified. श्री वेणुगोपाल, Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this जल्दबाजी में लाया गया, इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, मैं सुनो Morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए, आप 72 के नियम के तहत बोलिए। Sir, this name है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। Sir, like नहीं है सर। नियम के तहत बोला आप 72। Sir, this आपका डायरेक्शन है 19A, 19B। हाँ है। Southern call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introduction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप 9 चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान है यादव। आपके
के मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक नैतिकता के बिल का 2025, विरोध कर रहे हो, जम्मू ये देख कश्मीर रहा है। पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा का आवाज एकदम से आनी बंद हो गई वहां से। तो अभी आपने देखा कागज फाड़ के भी उछाले जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मैं इन तीनों विधेयकों को जेपीसी को भेजने के लिए कहता हूं, स्थगित की जाती है। और इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित भी हो गई। तो काफी हंगामा हो गया लोकसभा में, कागज फाड़ करके उछाले गए, गृह मंत्री से के ऊपर पर्सनल आरोप भी लगाए गए और उनसे कहा गया कि आपके ऊपर तो खुद आरोप रहे हैं, आप जेल में रहे। इसका उत्तर अमित शाह ने दिया खड़े होकर के कि मैं रिकॉर्ड साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जितने दिन भी कस्टडी में रहा, मैंने उससे पहले नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दिया और जब तक मैं कोर्ट से बरी नहीं हो गया मैंने दोबारा कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया। यह बात उन्होंने कही जब उन पर पर्सनल आरोप लगाया गया। और वो बार बार यह भी कह रहे थे कि जब मैं ये बिल जेपीसी को भेज रही, जब सरकार जेपीसी को भेज रही है बिल, जो उसमें दोनों हाउसेस के सांसद होंगे, इस पर बहस करेंगे, तो इस पर आज इतना विवाद क्यों? जेपीसी में ये डिटेल में बहस होगी। अमित शाह ने फिर उसके बाद खड़े होकर के इन बिल्स को जेपीसी में भेजने के लिए आग्रह किया और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई। लेकिन भारी हंगामे के बाद तो विपक्ष का मूड तो हर्षवर्धन जी यहीं से दिखाई दे गया इन कानूनों को, इन बिल को लेकर। नहीं, विपक्ष का मूड तो दिख गया, लेकिन पता नहीं ये लोग जनता के मूड की जरा सी भी चिंता करते हैं या नहीं करते हैं। पहली बार इस तरह का एक कानून आ रहा है जिसमें सरकारें जवाबदेह ठहराई जाएंगी। सरकारें मतलब सीधे मुख्यमंत्री, सीधे प्रधानमंत्री और सीधे कैबिनेट मिनिस्टर। अब ठीक है, 240 आया, 400 नहीं आया, लेकिन ये सरकार संविधान बदलने जा रही है। तो अगर सरकार को लगता है कि ये देश के हित में है तो वो संविधान तो बदलेगी। संविधान संशोधन मतलब संविधान बदलना ही होता है। राहुल गांधी के अंदाज में भले वो कहें कि बदल जाएगा, 130वां है, यानी 130 बार संविधान लोगों ने बदला क्योंकि संविधान ने इसकी इजाजत दी थी। लेकिन ये सचमुच न समझ में आने वाली बात है। जेपीसी वो जा रहा है, सरकार की नीयत पहले से थी। आपने एक बार हंगामा किया, तब तक समझ में आता है जब तक गृह मंत्री का जवाब नहीं आए। गृह मंत्री को आप कह रहे हैं कि अरे आप भी तो जेल गए थे, आप भी तो गिरफ्तार, तो सब जानते हैं ना, अमित शाह तो तड़ीपार भी थे। और पता नहीं लोगों के ध्यान में है कि नहीं ध्यान में, आप जरा भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाइए तो उस पे से भी अमित शाह ने उसको हटवाया नहीं है कि ये तड़ीपार रहे और उनकी हर जीवनी, लेकिन तड़ीपार रहने के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करके वापस आए। तो इतनी सी सामान्य, और जब आप इस तरह से हमलावर होते हैं तो कई बार लगता है कि शायद या तो आप अमित शाह को और आप आर्म्स एमुनिशन दे रहे हैं। भाई आप उनको कह रहे हैं ना कि अरे भाई आप भी तो गए थे, तो वो बता रहे हैं कि हम तो नैतिक थे, तुम अनैतिक हो।
यानी एक तरह से आपने अमित शाह को और हथियार दे दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, जब जेपीसी में ये जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह के विरोध की एक बड़ी अजीबोगरीब बात और हुई है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े हुए और उन्होंने बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि ये तो बहुत साफ उनकी आवाज नहीं आई। एक तो जब सारे ऑपोजिशन के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया, पहले ओवैसी, फिर मनीष तिवारी, फिर प्रेमचंद्रन जी, उसके बाद धर्मेंद्र यादव और केसी वेणुगोपाल, आप ही बोल रहे हो और आप ही हंगामा भी कर रहे हो। केसी वेणुगोपाल ने नाम ले दिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि ये बिल उनके लिए, मतलब दबाव में लेने के लिए, कि भाई अब तुम कुछ इधर उधर जाने की कोशिश करी तो फिर कानून राजनीतिक मसला है, और इतनी राजनीति तो करने की इजाजत सबको होती है। राजनीति में आप ये सब तो करते ही हैं। ठीक है विजय जी, अब इसका भविष्य क्या है इन बिलों का? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो बिल पेश ही नहीं हुआ है, मतलब गया नहीं है। कैसे, मुझे नहीं समझ में आई ये बात कि क्या हुआ है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को इस समय हाउस एडजॉर्न कर दिया, तो ये बिल के ऊपर तो अभी फैसला ही नहीं हुआ कि हाउस में क्या फैसला। जेपीसी को भेजने के लिए क्या प्रक्रिया है? सरकार ने कर दी सिफारिश। नहीं, सरकार ने सिफारिश करने से थोड़ी होता है। हाउस में तो अभी अप्रूव ही नहीं हुआ वो बिल। अभी तक तो सब विरोध कर रहे थे ना, सब विरोध करने का मतलब था कि बिल पर डिवीजन होगा। विरोध जो कर रहे हैं विपक्षी लोग, उसका मतलब था कि भाई बिल पे डिवीजन लाएगी, ये बिल पेश होना है कि नहीं होना है। इंट्रोडक्शन पर डिवीजन लिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है, और इसीलिए वो उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी तो वो बिल वापस आएगा जब बिल अप्रूव होगा कि भाई इसको भेज देते हैं, क्योंकि वो डिवीजन होगा तब भी सरकार का ही पक्ष होगा। अब ये बिल हाउस की प्रॉपर्टी तो हो गई ना? हाउस की प्रॉपर्टी तो हो गई, क्योंकि टेबल कर दिया है, तो उसको ठीक है। अब इस पर लेकिन अभी जेपीसी का फैसला कुछ भी नहीं हुआ और अप्रूवल भी नहीं हुआ। हाउस का मत लेना पड़ेगा, मत लेना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। नहीं, तो अब सवाल आपका क्या है? नहीं, सवाल मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका भविष्य क्या होगा इतना हंगामे के बाद। अभी तो इंट्रोडक्शन पर इतना हंगामा है। इसमें जो वेणुगोपाल जी ने जो तीर छोड़ा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, राजनीतिक तीर है। हालांकि जैसा कि सारथी जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दो प्रमुख गठबंधन के सहयोगी हैं, जिनके कंधों पर ये सरकार टिकी हुई है। तो उन्होंने उनका नाम इसलिए लिया कि भाई देख लो, तुम लोग सरकार के साथ रह के इस बिल को लाने जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निशाना है। यानी उनके अंदर एक डबल, उन दोनों नेताओं के अंदर जो है एक क्या कहते हैं, एक असहजता उत्पन्न करना, ये वेणुगोपाल जी ने एक राजनीतिक तीर साधा है। तो ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू चूंकि अगर जेपीसी में जाता है या उसमें जाता है, अगर जेपीसी में अभी तो फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अभी जाएगा जैसा कि सरकार की मंशा है, तो उसके बाद वहाँ कमेटी में उनके मेंबर भी होंगे, क्या व्यू लेते हैं। जैसे वक्फ वाला था, वक्फ वाले में आप देखिए जब वो जेपीसी में गया तो तमाम सारे संशोधन आए। वो अलग बात है, सरकार ने बहुत सारे संशोधन नहीं माने, सरकार माने या ना माने वो बाध्य नहीं होती, लेकिन वहाँ पर ये दोनों दल, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम, इनका व्यू क्या होगा इस बिल पर, ये देखना। वो वक्फ बिल की तरह उन्हीं को दबाव में लेने की कोशिश करेगा अपोजिशन। वक्त के टाइम पे भी यही किया था, यही कर रहे हैं। उनके बिना तो नहीं पास हो सकता दोनों के, यही किया था। हाँ। उनको दबाव में, और इसीलिए काफी कुछ उसमें जो टीडीपी ने और जेडीयू ने संशोधन सुझाए थे वो लिए भी गए। हाँ, लेकिन इस बार भी, उस वक्त भी बाद में ये प्रूव हुआ कि वो सहयोगी दल पूरी तरह ऑन बोर्ड थे सरकार के साथ। हाँ। तो अब भी अगर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो उनकी जानकारी में और सब कुछ होगा, एनडीए के सब लोगों को मालूम होगा। सेफगार्ड्स कुछ और सुझा दिए जाए, वो दोनों दल अब अपने सुझा दें। नहीं, निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू की जानकारी में होगा, उनको बता दिया गया होगा और वो इस मामले में साथ देंगे। चंद्रबाबू नायडू ये नहीं कहेंगे नहीं भाई ये मत करो, ये बिल मेरे खिलाफ लेकर आया जा रहा है। ये बेसिकली पूरा एनडीए इस पे साथ रहेगा और ये बिल आना बहुत जरूरी था। आज अमित शाह जी ने इसको लोकसभा के अंदर पेश कर दिया और मुझे लगता है इस बिल का नाम भी अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ देना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल 130वां संविधान संशोधन बिल, क्योंकि जब भी 400 साल बाद इतिहास में कभी इस बिल की चर्चा होगी तो अरविंद केजरीवाल का नाम आएगा। तो लोग पूछेंगे जैसे नमो रेल चलती है तो नरेंद्र मोदी से जोड़ देते हैं, केशवानंद भारती तो लोग जानते हैं। तो 400 साल बाद लोग पूछेंगे ना अरविंद केजरीवाल कौन थे भारतीय राजनीति के इतिहास में, तो आएगा ना कि ना भूतो ना भविष्य अरविंद केजरीवाल रहे थे कि जो मुख्यमंत्री रहे, अरेस्ट हुए और 150 दिन जेल में रहे और जेल में रह के मुख्यमंत्री बने रहे। अब भविष्य में इसकी गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी क्योंकि बिल आना तय है, तो अरविंद केजरीवाल इतिहास में अमर हो गए। लेकिन ये बात है, देखिए, अच्छा एक और बड़ी खबर अभी आ रही है। अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे, इनकी सदस्यता चली गई थी, शायद उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को धमकाया था इस आरोप में। यही था ना हर्षवर्धन जी मामला, तो अब इनकी सदस्यता बहाल होगी। 2022 विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि हमने अखिलेश भैया से बात कर ली है, 6 महीना कोई अधिकारी कहीं नहीं जाएगा, और जिसके बाद निचली अदालत ने इनकी सदस्यता, हाई कोर्ट ने इनको हेट स्पीच के मामले में बरी कर दिया, तो इस आरोप में बरी हो गए, इनकी सदस्यता बहाल हो गई है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इनकी सदस्यता चली गई थी विधानसभा चुनाव से पहले, 2022 के इलेक्शन से 2022। ये है किस पार्टी में? ये भी दिलचस्प, इनकी पार्टी भी अभी साफ नहीं है। नहीं, ये सुभाष राजभर की पार्टी में है, सुभाष ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में। लेकिन अब एनडीए का हिस्सा है,
2 साल की इनको सजा हुई थी सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में, और अब हाईकोर्ट ने इनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दी है। तो अब ये विधायक बन जाएंगे। ये है कि आपने ठीक याद दिलाया कि उस वक्त भी ये पूछते थे लोग कि भाई ये कौन से गठबंधन में, ये तो पता करो, है तो ये एनडीए का हिस्सा नहीं। और उस पर बड़ा रोचक जवाब देते थे राजभर जी। वो कहते थे तो उस वक्त हमारा समझौता था, तो अखिलेश जी कहे कि बड़ा आरोप है इनके ऊपर, तो हम अपनी पार्टी से नहीं लड़ाएंगे, तो आप हमारी पार्टी से लड़ा दीजिए। तो सुभाष पास लड़ा नहीं सर, लेकिन ये अभी हॉट पोटैटो बीजेपी के लिए है। हाँ बिल्कुल है। अब क्या करेंगे? अब ये विधानसभा में तो सत्ता पक्ष में बैठेंगे ना जाकर के, तो बैठना ही पड़ेगा। योगी जी के पीछे वाली रो में बैठेंगे जाके। नहीं बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन मूल बात तो वही है ना, क्या वो किसी भी मसले पर जहां विप होगा वहां कहीं और जा पाएंगे अगर सुभाषपा ने कर दिया? सवाल ये नहीं है। महाराष्ट्र में आपने नवाब मलिक के मामले में बिल्कुल क्लियर कह दिया देवेंद्र फडणवीस ने कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए एनसीपी में। आप समझ, दोनों का फर्क समझिए। उस वक्त तो चुनाव होना था, हाँ। इस वक्त चुनाव हो गया था, ये चूंकि उसके बाद आए ना, तो एक गैंगस्टर का बेटा चलेगा बीजेपी को? ये ओम प्रकाश राजभर के साथ पार्टी में थे, उसके बाद आए, और इसी सरकार ने तो इनकी सदस्यता रद्द करवाई। नहीं, अब क्या होगा? केस लड़के। अब बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी या नहीं? नहीं बिल्कुल बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। ठीक है।